बिकॉज कंपनी मेरे को बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली पड़ रहे थे वो, लाइक मैंने पूछा तो वो समथिंग अराउंड 7,000 रुपीज़ के पड़ रहे थे। कहीं ना कहीं मेरे अंदर से था कि नहीं, हीरो नहीं, कुछ नया ट्राई करते हैं और थोड़ी भारी बाइक लेते हैं। वैसे भी यंगस्टर की सबसे पहली पसंद सबसे पहली पसंद रॉयल एनफील्ड। कितना देती है तो भाई आपको कितने का एवरेज ये भी देती है? और कभी ऐसा लगा कि यार मुझे फ्यूल टैंक थोड़ा सा और ज़्यादा मिलना चाहिए था, या मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए? सो दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि रॉयल एनफील्ड की बाइक वो ओन करें। अब होता क्या है ना कि कई बार रॉयल एनफील्ड की जो बाइकें होती हैं वो हाइट में काफ़ी ज़्यादा ऊंची होती है या फिर बहुत ज़्यादा भारी होती है, और मुझ जैसे जो शॉर्टर राइडर होते हैं उनको बड़ा प्रॉब्लम होती है। बट रॉयल एनफील्ड ना सबका ध्यान रखती है भाई, और उन्होंने जो अभी रिसेंटली बाइक लॉन्च करी है ना, वो है रॉयल एनफील्ड 350 हंटर। भाई ये जो बाइक है ना, जब से मार्केट के अंदर में लॉन्च हुई है, मैं कह रहा हूँ रॉयल एनफील्ड की जो सेल्स है ना वो बहुत ही हाई गई है, और इस बाइक ने जो अपनी मार्केट जमाई है उसके क्या ही कहने। तो आज हम इसी बाइक के बारे में बात करेंगे कि अगर आप इस बाइक को ओन करते हो तो आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलने वाला है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत में वापस हम लोग एक फ्रेश रिव्यू वीडियो के साथ। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग मोटो वर्ल्ड। तो दोस्तों, ओनरशिप एक्सपीरियंस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत बता दूं आपको, तो बाइक की चाबी आपको कुछ इस तरीके की दिखती है, और ये जो आप बाइक देख रहे हो ये है BS6 फेज़ 2 की रॉयल एनफील्ड हंटर 350, जो कि E20 पेट्रोल कंपैटिबल आती है। और ये जो व्हीकल है ना, ये ओवरऑल 570 किलोमीटर अप्रॉक्स चली हुई है। तो इसका मैं फर्स्ट सर्विस का भी एक्सपीरियंस, और अभी तक ये जो BS6 फेज़ 2 वाली व्हीकल है उसका एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें इस बारे में बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं, और जो चीज़ आप जानना चाहते हो वो सारी चीज़ें इसमें कवर अप हो। तो बुलाते हैं इसके ओनर को और पूछते हैं उनसे बहुत सारी सवाल। तो हितेश भाई, सबसे पहले तो स्वागत करता हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि जब आपने इस व्हीकल को लिया तो कौन कौन सी बाइकें आपने और भी देखी थी, और आखिर क्या चीज़ इसमें ऐसी देखी जो आपका मन आ गया कि इसी बाइक को आपको ख़रीदना है? सबसे पहले थैंक यू समीर भाई अपने चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। और जब मैं ये बाइक, ऑलमोस्ट मेरे को इस बाइक को लिए हुए 20 दिन हो गए हैं, और इस बाइक को जब मैं लेने के लिए गया था तो मेरे दिमाग में दो बाइक और आ रही थी, जो कि थी मीटियोर 350 एंड द सेकंड वन इज़ बुलेट। बट बुलेट में अब आपको पता है वो रॉ फीलिंग रही नहीं जो पहले मॉडल्स में आती थी, तो मेरा प्लान चेंज हो गया था। देन मैं कंफ्यूज था मीटियोर 350 और हंटर में। देन मेरे एक नेबर हैं और मेरे बहुत क्लोज मेरे भाई भी हैं, भाई जैसे हैं, तो उनके पास ऑलरेडी मीटियोर 350 है। तो फिर मैंने प्लान किया क्यों ना हंटर की तरफ जाया जाए। और जब मैंने हंटर की टेस्ट राइड ली तो मुझे पता लगा कि ये बाइक थोड़ी सी स्पोर्टी विद रॉयल एनफील्ड का एक दमदार इंजन के साथ आती है, जो कि बहुत तगड़ा टॉर्क देती है और बहुत ज़्यादा इसका इनिशियल पिकअप है, एंड 0 to 100 तो बहुत जल्दी जाती है। तो आई प्रेफर कि मैं हंटर 350 ही लूँ। हितेश भाई, मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये आपकी फर्स्ट बाइक है? टेक्निकली देखा जाए तो मेरी ये पहली बाइक है। इससे पहले मैं अपने पापा की बाइक चला रहा था, जो कि थी हीरो की स्प्लेंडर। एंड जब आप एक बाइक को चलाते हैं और उसको आप काफ़ी लंबे टाइम से चलाते हैं तो आपका उस पर एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। तो मेरे घर वालों का कहना था कि आप हीरो की बाइक भी ले सकते हो, बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर से था कि नहीं, हीरो नहीं, कुछ नया ट्राई करते हैं और थोड़ी भारी बाइक लेते हैं। वैसे भी यंगस्टर की सबसे पहली पसंद तो रॉयल एनफील्ड सबसे पहली पसंद रॉयल एनफील्ड। हर बंदे का, हर लड़के का ड्रीम होता है कि उसके एग्जैक्टली उसके छोटे से गैराज में आरी खड़ी हो। तो मेरा वो ड्रीम पूरा हुआ है अभी। तो यहाँ पे मैं जो पूछना चाह रहा था कि आपको नहीं लगा कि यार जैसे पहली बाइक लेता है इंसान ना, तो आज की डेट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, तो बहुत लोगों से आपने पूछा होगा कि रॉयल एनफील्ड की मेंटेनेंस कैसी है, क्या चीज़ है, तो एकदम से मतलब आपने सीधा स्प्लेंडर से एक हीरो की बाइक से जंप कर लिया, तो आपको नहीं लगा कि यार ये सही डिसीजन होगा कि नहीं होगा? सी समीर भाई, जब आदमी का एक सपना होता है ना तो उसको उसके बारे में पूरा पता होता है। तो अगर आप आरी ले रहे हो तो आपको माइलेज और प्राइस को भूल जाना है, और अगर आपको पता है कि आपको आरी लेनी है तो आपने लेना है। फिर वो नो मैटर व्हाट की वो 2 लाख की है, 2,10,000 की है या 20,000 की है, आप लोगे तभी आपका सपना पूरा होगा। तो मेरे को कंफर्म था, मेरे को लाइक पहले से क्लियर था कि बाइक यही रॉयल एनफील्ड ही लेनी है। क्या उसका प्राइस है, क्या उसकी माइलेज होगी, वो मुझे पहले से क्लियर था। तो ये सारी चीज़ें पहले ध्यान में रखी। करेक्ट। और मेरे ग्रुप में भी काफ़ी मेरे फ्रेंड्स के पास आरी ही है, तो ठीक है, मैंने यही लिया। चलो भाई, ये था कि भाई आप पूरा क्लियर थे अपनी फर्स्ट बाइक में, वरना बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज रहते हैं कौन सा ले कौन सा ना ले।
अच्छा, अभी आप ना टोटल कितना किलोमीटर चला चुके हो? मैं ये ऑलमोस्ट इसको 565 समथिंग इसको तो चला मैं चुका हूँ। ऑडियंस को थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, तो 560 समथिंग ये चल चुकी है। तो ये आप देख सकते हो ओडो पे 560 किलोमीटर। तो मतलब इसकी जो फर्स्ट सर्विस है वो तो हो चुकी होगी इसकी। पहली सर्विस मैं इसकी करा चुका हूँ, और अगर देखा जाए तो मैंने इसको ऑलमोस्ट 10 दिन के अंदर इसको मैंने कर दिया था 500 किलोमीटर। और इस 500 किलोमीटर में भी इसको मैंने अच्छा खासा चलाया है, लॉन्ग सिटी में लॉन्ग रन मैंने किया है इस बाइक पे। तो इन जो 560 किलोमीटर के अंदर में आपने चलाया है, अगर मैं एक आपने ज़्यादातर सिटी में ही चलाया होगा, सिटी में ही ऑफिस चलाया। कम्यूट के लिए। करेक्ट। तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब जैसे एक हीट मैनेजमेंट या शॉकर सस्पेंशन वगैरह सिटी में कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है आपका अभी तक? एक इशू इसमें है जो बहुत, मैं उसको एक बहुत मेजर इशू नहीं मानता हूँ। अगर आप एक 350 सीसी इंजन ले रहे हो और अगर आप एक्सपेक्ट उसमें हीट नहीं करते हो तो ये आपकी गलतफहमी है। हीट होता है, ठीक है, बट आपको यूज टू होना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ 350 सीसी इंजन, तो बहुत नॉर्मल है ये। और वो हीट मैनेजेबल है, ऐसा तो नहीं? मैनेजेबल है, बट कभी कभार जैसे आप सनलाइट में हो और आपने अगर स्लीपर्स पहनी है तो उस टाइम पे आपको फील होता है कि बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है। तो ये चीज़ थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ेगा। नो डाउट ये बात आपने बिल्कुल सही कही। इतनी ज़्यादा सीसी की बाइक अगर आप लोगे ना तो इतना तो भाई बनता है। बाकी इसका जो शॉकर है वो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है शॉकर का? सी एज ऑफ नाउ मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। पिलियन सीट पर भी मेरे साथ बैठे हैं लोग, उनको भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। फ्रंट शॉकर और बाकी उससे मेरे को अभी तक से एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है, बिकॉज मैंने इसको अभी 560 किलोमीटर ही चलाया है। हो सकता है कि आगे वाले टाइम पर कुछ इश्यूज फेस हों, बट एज ऑफ नाउ मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, बिकॉज मैंने इसको मोर देन 100 किलोमीटर चलाया है। इसको लेके 560 किलोमीटर में मैंने 3-4 राइड करी हैं इसमें, जो कि 100 किलोमीटर की हैं। कंटिन्यूसली मैंने इसको चलाया है। सीट्स इसकी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। सॉकर इसके अभी तक तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, मुझे अभी तक से कोई दिक्कत फेस नहीं हुई है। अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ मैं, जैसे 350 सीसी में ना ये थोड़ा सा बाइक कम BHP की आती है। ये आती है अप्रॉक्स 19 या 20 BHP की आती है। तो आपने इसके बाद जब से ये बाइक ली है कोई और बाइक चलाई है? मैंने इसके बाद एक गोरिल्ला, अभी गोरिल्ला लॉन्च हुई थी रॉयल एनफील्ड की 450 सीसी सेगमेंट वो हम उसी में वहीं मिले थे, हम साथ उसी में हम पहली बार मिले थे वहाँ पे। तो मैंने वो चलाई, तो मैंने कोई एज सच कोई मेजर डिफरेंस फेस नहीं किया। इसका अगर BHP देखो आप तो 19 होगा बेशक, बट इसका इनिशियल टॉर्क और 0 to 100 ये बहुत आराम से जाती है। और वैसे भी आपको पता है कि दिल्ली जैसे शहर में अगर हम रह रहे हैं तो 110-120 किलोमीटर आप हार्डली जाते हो। कहीं आप हाईवे पे निकल गए तो आप मोर देन 100 किलोमीटर चलाओगे, बट 120 तक जाती है बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। भाई ये बात ना आपने बिल्कुल सही बोली कि अगर आप सिटी कम्यूट के हिसाब से ले रहे हो ना, आपको ये देखो सबसे बड़ी बात ये ना, मैं आपको एक चीज़ अप्रिशिएट करूँगा यहाँ पे, आपका ना ये चीज़ क्लियर है कि मुझे किस लिए बाइक चाहिए थी और मेरा स्पेसिफिक पर्पस क्या था। तो आपने ज़्यादातर सिटी पर्पस पे लिया, और भाई नो डाउट ना ये बाइक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर मेरे पास भी है रॉयल एनफील्ड की, क्योंकि ये जो मतलब कॉम्पैक्ट साइज़ और जिस इंजन के साथ आती है ना, कहीं से भी आपको अंडर पावर नहीं लगेगी। अब एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, आपने 560 किलोमीटर चलाई है, क्या आपका फ्यूचर में कभी कोई प्लान है कि आप इससे लॉन्ग राइड वगैरह करोगे? ऑब्वियसली तभी मैंने बाइक ली है, और हमारे ग्रुप में तो जब मैंने जिस दिन बाइक ली उसी दिन से प्लान स्टार्ट हो गए हैं कि हम दिल्ली टू आगरा की ट्रिप करेंगे, दिल्ली टू देहरादून जाएंगे। तो ट्रिप्स होने बहुत जल्दी मैं ट्रिप पे जाने वाला हूँ इस बाइक से। तो डेफिनेटली जैसे आप ट्रिप करोगे ना उसके बाद का भी मैं एक्सपीरियंस आपसे लूँगा। और अच्छा, यहाँ पे आपने कुछ ना मैं देख सकता हूँ आपने पार्ट्स लगवाए हैं ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड के, जैसे वो आपने मिरर लगाया हुआ है और लेग गार्ड भी है। तो इसके बारे में थोड़ा बताओगे आपकी कौन से पार्ट आपने ओरिजिनल लगाए हैं और कौन से बाहर से लगाए हैं? देखिए समीर भाई, सबसे पहले तो मैंने इसमें मिरर चेंज कराए हैं। मैंने इसमें साइड मिरर लगवाए हैं, इसकी हेडलाइट चेंज करवाई है जो कि कंपनी हेलोजन बल्ब के साथ आपको देती है, जो कि थोड़ा सा आपको लाइट कम उसमें मिलती है, तो मैंने वो चेंज करवाई। सेकंड, मैंने इसमें कंपनी फिटेड, कंपनी से मैंने मिरर्स नहीं लगवाए हैं, बिकॉज कंपनी मेरे को बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली पड़ रहे थे वो। मैंने पूछा तो वो समथिंग अराउंड 7,000 रुपीज़ के पड़ रहे थे। ठीक है। और फिर मैंने लेग गार्ड लगवाया जो कि कंपनी फिटेड है। इसका सम गार्ड है वो मैंने कंपनी फिटेड लगवाया। और एक इसमें दिक्कत थी कि इसमें साइड स्टैंड लेडीज फुट स्टैंड नहीं आता था, तो मैंने वो एक आफ्टर मार्केट लगवाया। तो साइड मिरर एंड इसकी हेडलाइट एंड इसका फुट स्टैंड ये मैंने आफ्टर मार्केट बाहर से लगवाया। करेक्ट यार, बट जेन्युइनली बताऊं तो मुझे पता नहीं चला कि ये ओरिजिनल है नहीं, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट ओरिजिनल जैसा है। अच्छा, आप यहाँ पे ना एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपने वैसे तो दो चीज़ ही लगाई है कंपनी से, आपको क्या लगा कि आरी जो पैसा लेती है वो जस्टिफाई है या फिर ओवर प्राइस्ड है? कहीं कहीं पर जस्टिफाइड है और कहीं कहीं पर ओवर प्राइस्ड है। अगर आप इसकी क्वालिटी देखेंगे लेग गार्ड की और सम गार्ड की,
जो कि मैं करोल बाग गया और मैंने वहाँ पर चेक किया लेग गार्ड, क्योंकि मैंने कंपनी को ऑलरेडी पैसा पे कर दिया था लेग गार्ड का, बट कंपनी के पास अवेलेबल नहीं था। तो मैं करोल बाग गया था, तो मैंने वहाँ पर जस्ट चेक किया कि क्या डिफरेंस है। पहली बात, क्वालिटी में बहुत फ़र्क पड़ता है। जो उसके ऊपर कोटिंग लगी हुई है, जो कि रस्ट फ्री कोटिंग होती है, उससे मेरे को लगा कि हाँ डिफरेंस है। तो मैंने सोचा कि जो मेजर पार्ट जो मेरे इंजन को कवर करेगा वो मुझे आरई से ही लगवाना चाहिए। तो मैंने लेग गार्ड और अपना सम गार्ड आरई से लगवाया। और आई बिलीव इसके अंदर में आपको लाइफ टाइम वारंटी भी शायद ऐसे ही मिलती है। करेक्ट। ये रस्ट फ्री होता है एंड कंपनी से वारंटी भी प्रोवाइड करती है, जो कि आपको बाहर नहीं मिलेगी। अच्छा, ये जो व्हीकल है ये ना 13 लीटर फ्यूल टैंक के हिसाब से आती है, तो भाई ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है मेंटेन के लिए, कितना देती है। तो भाई आपको कितने का एवरेज ये भी देती है, और कभी ऐसा लगा कि यार मुझे फ्यूल टैंक थोड़ा सा और ज़्यादा मिलना चाहिए था, या मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए? सी, मेरे को देखिए, पहली बात तो आरई आपने ली है, आप ध्यान देंगे नहीं माइलेज का। आपको जैसे ही आपको लगेगा मीटर थोड़ा डाउन जा रहा है फ्यूल का, आप भरवा लेंगे इसको। ये आप अगर आप आरई लोगे तो आप आदत पड़ जाएगी आपको। दूसरा, मैंने जो नोटिस किया है, बिफोर फर्स्ट सर्विस मुझे ये 23-24 या हार्डली 25 का दे रही होगी एवरेज। एंड सर्विस सेंटर में जो टेक्नीशियन थे उनका कहना था कि आफ्टर सर्विस ये आपको 30-32 दे सकती है। बट मैंने एज ऑफ नाउ नोटिस नहीं किया है, बट क्या पता आने वाले टाइम पे नेक्स्ट वीडियोस में आपको जरूर बताऊंगा कितना दे रही। बट बिफोर सर्विस मुझे ये 23 से 25 तक की एवरेज दे रही है। तो मतलब एक एग्जांपल कह सकते हो कि अभी आपको 28-27 हाँ, के बीच 28 में आराम से दे रही होगी। हाँ, अगर आप इसको इको मोड पे चलाते हैं। अच्छा। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो हंटर चलाते हैं 50-60 की स्पीड में इको मोड पर, जिनको 45 तक की एवरेज ये देती है हंटर। ये बिलीव नहीं होगा आपको, बट देती है अगर आप इसको इको मोड पर चलाएंगे एक कांस्टेंट स्पीड 50-60 पे। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसके अंदर ऐसा कुछ मोड नहीं आता, बट एक बाय डिफ़ॉल्ट मोड है कि अगर आप एक लो पावर पे आप बाइक चलाओगे या कम स्पीड पे, तो उतने पे आपको दिखाएगा कि इकोनॉमिकल मोड में चल रही है, जिसमें आपको बेस्ट माइलेज मिलेगा। तो इस चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे ना मैं एक सवाल पूछूंगा कि जब आपने इसको सर्विस करवाया तो इसकी फर्स्ट सर्विस की क्या कॉस्ट आई थी, और वो फ्री सर्विस थी, मतलब ऐसा कुछ इंक्लूड था या फिर पेड ही थी वो? देखिए समीर भाई, आप जब बाइक लेने जाएंगे या कोई भी आपका व्यूअर जाएगा बाइक लेने, तो आपको बोला जाएगा कि आपको 4 सर्विसेज फ्री मिलेंगी। तो मैं भी उनमें से था कि जिसको लगा कि सर्विसेज बिल्कुल फ्री होंगी, बट सर्विस सेंटर में जाने के बाद पता लगा कि लेबर कॉस्ट हटती है। तो पहली जो मेरी सर्विस हुई है वो 1130 रुपये की हुई थी, जिसमें से लेबर चार्ज नहीं लगा था, वो एक्सक्लूडेड था, जो कि फ्री सर्विस में काउंट होता है। आपको 4 सर्विसेज मिलती है, इसमें लेबर सर्विसेज नहीं लगती हैं। टेक्निकली मुझे इतना पता नहीं है बाइक के बारे में कि बाइक में फर्स्ट सर्विस में क्या हुआ था, बट आपको मैं मेन बता देता हूँ कि जैसे इसमें इंजन ऑयल चेंज हुआ, एयर फिल्टर उन्होंने चेंज किया था, एंड ऑयल फिल्टर उन्होंने चेंज किया था, एंड चेन ल्यूब प्लस गाड़ी को वॉश करके उन्होंने दिया था। एंड उन्होंने नट बोल्ट सारे चेक किए थे, वेदर कोई नट बोल्ट इसका कोई लूज तो नहीं है। बाकी उन्होंने पूछा था मुझसे कि आपको कोई इशू फेस तो नहीं हो रहा बाइक में, तो आई सेड नो, मेरे को अभी एज ऑफ नाउ कोई इशू नहीं हो रहा था फेस। बाकी मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर देखा जाए आरई के साथ फर्स्ट सर्विस का, तो वाज वेरी गुड। तो ऐसा हुआ कि आपको अपनी चीज़ों के लिए भागना पड़ रहा है, फिर आपको ध्यान नहीं दे रहा है? फर्स्ट एक्सपीरियंस मतलब बहुत अच्छा था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पहला एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। आप 2 लाख की अगर बाइक लेते हो तो आपको फिर सर्विसेज भी उसी हिसाब से मिलती है, और काफ़ी अच्छी सर्विसेज हैं। मैं तो सेटिस्फाई था उनकी सर्विसेज से। एक ये चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आपने इसको भगाई, आपने बताया कि मैं इसको 120 तक भी लेके गया हूँ, तो ऐसा कौन सा मोमेंट आता है या कौन सा पीक पॉइंट आता है जिस पे आपको लगता है इसमें वाइब्रेशन है या वाइब्रेशन है ही नहीं? तो उसके बारे में आप थोड़ा बहुत बताना चाहोगे कि इसमें वाइब्रेशन से रिलेटेड क्या चीज़ें रहती है? मोर देन 100 किलोमीटर की स्पीड अगर आप इस पर चलाते हो तो थोड़ा सा फील होता है ड्रैग की वजह से, थोड़ी वाइब्रेशंस, जो कि आप कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोलेबल होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और कभी ऐसा फील हुआ है, जैसे ये ना आरई की थोड़ी सी सबसे हल्की बाइक मानी जाती है, वैसे तो नॉर्मल के कंपेयर में बहुत भारी है, बट अगर रॉयल इनफील्ड की बाइकों से कंपेयर किया जाए तो थोड़ी हल्की मानी जाती है। तो आप इसे हाईवे पे कभी लेके गए हो? मैं इसको बिल्कुल हाईवे पे लेके गया हूँ। तो जब आपने ट्रक वगैरह से कट लिया है, कभी ऐसा फील हुआ है कि लहर आ रही है, या फिर जैसे मतलब विंड ब्लास्ट के चक्कर में थोड़ी मैं एड ऑन करने वाला था, वो कटिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। छोटी बाइक है, इंजन इसमें आपको सेम वही बुलेट वाला मिलता है, सेम सारे आरई का इसमें इंजन मिलता है 350 सीसी, जो कि आपको एक कॉन्फिडेंस देता चलाते हुए। कटिंग के मामले में लाइक वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। दूसरा, लाइक मैंने बोला था, इसका इनिशियल इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा है, तो पिकअप में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है, कटिंग में इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ओवरऑल बाइक है सुपर। तो ओवरटेक वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई भी दिक्कत नहीं होती है आपको। ये बाइक रॉयल एनफील्ड का भी लाइक एक मज़ा देगी, लाइक वो बुलेट वाला भी फील देगी, बिकॉज इसका साइलेंसर भी एक अच्छी आवाज़ प्रोड्यूस कर लेता है, जो कि एक स्टॉक एग्जॉस्ट है।
एंड द बेस्ट थिंग इज आपको एक स्पोर्टी लुक देती है। इसमें सिंगल लीवर है तो आपको लगेगा कि आपको एक स्पोर्टी बाइक चला रहे हो। थोड़ा सा इसमें आप सेटिंग पोजीशन पे आप इसके देखोगे तो थोड़ा आगे झुक के चलती है ये, और जो कि ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है कि आपको एक स्पोर्टी लुक भी देती है, एक आरई के इंजन के साथ आपको एक वो रॉ फीलिंग भी देती है, मतलब मजा देती है बेसिकली, मजा देती है जो overall। आपको चाहिए एडुकेटली Correct, बहुत correct, सारा correct, मिलेगा। correct। ब्रेकिंग कैसी है? ब्रेकिंग देखिए मैं आपको बताता हूँ ब्रेकिंग का क्या था। आरई अभी कुछ 1 महीने पहले जो भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी उसमें वाइब्रे ब्रेक देती थी, ठीक है, बट ये मेरा जो मॉडल है ये मेरी जुलाई मैन्युफैक्चरिंग ही है बाइक, एंड इन्होंने मेरे को बताया कि इसमें अब वाइब्रे ब्रेक डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, इसमें आरई अपने खुद के ब्रेक लगाती है। तो मैं इसको वाइब्रे के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकता हूँ, बट जो ये ब्रेक इसमें मिले हैं आरई के ये काफ़ी अच्छे हैं। मुझे मतलब ऐसा कोई इशू फेस नहीं हुआ अभी तक से। और मैंने आरई में बात करी, उन्होंने बोला कि सर बिल्कुल सेम है वाइब्रे और इसमें कोई आपको फ़र्क नहीं पता लगेगा, बट अब से जो आपको अब न्यू मैन्युफैक्चरिंग की बाइक लोगे उसमें आपको वाइब्रे ब्रेक डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। तो आपको रॉयल एनफील्ड के ही उनके खुद रॉयल एनफील्ड के ही मिले। मैंने ये इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक मैंने बात करी थी, तो मैंने वहां से कंफर्म किया था कि वहां से अब नहीं आ रहे बने हुए, आ रही अपने खुद के ब्रेक्स अब अच्छा, इसके अंदर में ट्यूबलेस टायर आते हैं सीएट के, ऑफिशियल पार्टनर तो वैसे सीएट ही है रॉयल एनफील्ड का। तो कभी टायर से कोई शिकायत की यार इन 580 किलोमीटर में चलाया, बरसात भी देख ली, बरसात का भी सीज़न है और गर्मी भी देख ली, हीट का मौसम भी, तो कभी ऐसा लगा कि यार टायर की ग्रिपिंग अच्छी होनी चाहिए थी या फिर थोड़ा सा अच्छे टायर देते? समीर भाई अगर आप टायर को देखेंगे तो काफ़ी चौड़ा टायर है इसके पीछे का, काफ़ी बड़े बड़े मोटे टायर दे रखे हैं। आई गेस 140 समथिंग इसका टायर का रेशियो है, तो काफ़ी बड़े टायर है। तो एज सच कोई आपको ना तो कटिंग में कोई दिक्कत होगी ना बारिश के मौसम में कोई दिक्कत होगी। तेज भाई रैप अप करते हैं वीडियो को, ज़्यादा नहीं खींचेंगे, ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, बट यार मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सबको अच्छी से अच्छी जानकारी भी दे पाऊँ, और आप जैसे भाई जो इतनी टेक्निकली नॉलेज रखते हो, अब मुझे ना इसके चीज़ें बताओ। आपने अच्छाई तो बहुत कुछ बता दी, ठीक है। अब ये बताओ ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई बाइक में कभी कोई कमी ना हो, चाहे कितनी बड़ी बाइक ले लो, इसके अंदर में आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं लगती या वो आरई से आप सुधार करवाना चाहते हो? समीर भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हर एक बाइक जो होगी ना आपको कभी परफेक्ट नहीं मिलेगी। इस बाइक में भी कुछ कमियां हैं जो कि ठीक करी जा सकती हैं, कंपनी को भी हम बोलेंगे कि वो इस पर ध्यान दे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो पिलियन की सीट है ये काफ़ी छोटी है। तो जैसा मैंने आपको तब से मैं बोल रहा हूँ कि इसका इनिशियल टॉर्क बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप कभी इसको फर्स्ट गियर से थोड़ा सा भी चलाते हैं तो पिलियन को थोड़ा सा झटका लगता है और डर होता है कि कहीं वो नीचे ना गिर जाए। तो इस बाइक में अगर आप इसको देखेंगे इसमें बैकरेस्ट लगवाना बहुत मस्ट है, जो कि इसका एक लुक भी खराब कर सकता है, बट वो इस बाइक में बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं एक रेफरेंस के तौर पे बोलूँ, आप बैठ के दिखाओगे? आप बैठो, करेक्ट। फिर उसके बाद मैं ना पीछे वाला पिलियन सीट कवर अप करता हूँ। देखिए जैसे मैं इसमें नॉर्मली इतना बैठता हूँ तो बहुत छोटी पीछे की सीट बचती है, और अगर इसको मैं पहले गियर पे अगर थोड़ा सा चलाता हूँ तो एक आपको जर्क फील होता है और पीछे वाला बंदा थोड़ा सा उठता है और डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए। सेकंड इसका जो मेजर इशू है मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो चेन है वो कवर्ड नहीं है, जो कि मजबूर करेगी आपको हर 15 से 20 दिन में ल्यूब करने पर। पूरी ओपन इसकी चेन है और जो कि आपको रस्ट बहुत इजीली लग सकता है आपकी चेन पे। एंड द थर्ड थिंग इज आप इसका स्पीडोमीटर देखिए। आप अगर इसको एक अच्छी खासी स्पीड पे चलाते हैं और हल्का सा कोई ब्रेकर होता है तो ये हिलता है, बिकॉज ये नीचे प्लास्टिक से अटैच्ड है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि आप इसको कभी एकदम से गड्ढे में जाए तो ये टूट सकता है। तो ये कुछ 3 चीजें मुझे अभी तक से फेस हुई हैं इस बाइक में। नहीं, नो डाउट ये वाली चीज़ ना थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए, करेक्ट, क्योंकि इसका जो सपोर्टिंग पॉइंट है वो भी सिर्फ एक ही पॉइंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आरई तक हमारी ये वीडियो पहुँचेगी और वो धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को देख के इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि रिव्यू से ही बेहतर चीज़ें देखने को मिलती है, जानने को मिलती है, और कई बार उसमें चेंजेस करने को भी मिलते हैं। तो इसके अलावा अभी अगर मैं पूछूं कि ओवरऑल आप कितना सेटिस्फाइड हो, 10 में से आपको अगर रेटिंग देनी हो तो इस बाइक को क्या रेट करोगे आप? समीर भाई देखिए, राइडिंग के मामले में और कंफर्टेबल के मामले में मैं इस बाइक को 10 आउट ऑफ 10 देता हूँ। कुछ जो ये मेजर इसमें जो दिक्कतें हैं जो कि रिजॉल्व हो सकती हैं, मैं इसमें बैकरेस्ट लगवा सकता हूँ और इसमें भी विंडशील्ड लगा के इसमें एयर ट्रैक थोड़ा कम होगा तो इसमें थोड़ा सा कम लोड पड़ेगा, बाकी चेन ल्यूब करवा सकते हैं। तो मैं 10 आउट ऑफ 9 दूंगा। मेरी पहली बाइक है, बेइज्जती नहीं कर सकता हूँ मैं इसकी। नहीं, नो डाउट ये यार बाइक ना सच में जेन्युइनली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बाइक है, रिकमेंडेड है। आप लोग अपनी आप जब भी आप प्लान कर रहे हैं वारी लेने का तो पहले इस बाइक को कंसिडर कर सकते हैं आप। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी जानकारी मैं देना चाहता था इस व्हीकल के बारे में वो सारी की सारी चीज़ें दी होगी, और इन नियर फ्यूचर अगर हितेश भाई कोई लंबी राइड करते हैं तो उसके बारे में भी मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। और कोशिश यही करूंगा कि अगर मुझे कोई और भी ओनर मिलता है जिसके पास में हंटर 350 है तो उनका भी हम रिव्यू करेंगे, क्योंकि जब 2-3 रिव्यूज़ कर लो ना तब पता चलता है एग्जैक्टली बाइक में। ये भी 580 किलोमीटर चलिए, कोशिश करूँगा और भी ज़्यादा
क्लॉक की हुई किलोमीटर वाली व्हीकल मिल जाए मुझे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपके कुछ भी सवाल हो जो भी आप पूछना चाहते हो वो सारी की सारी चीज़ें आप कमेंट में पूछ लेना। और हितेश भाई का जो इंस्टाग्राम का हैंडलर है वो मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप इनसे भी जाके पूछ सकते हो जो भी चीज़ आप पूछना चाहते हो इस बाइक से रिलेटेड। तो इसी नोट पे करते हैं इस वीडियो को क्लोज। तो मिलेंगे हमारे ऐसे किसी नेक्स्ट रिव्यू में, टिल देन बाय बाय।